a number of the form a plus ib a number of the form a plus ib where a is real part and b is an imaginary part। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में हो जहाँ पे a जो हो वो क्या हो, रियल पार्ट हो, और b जो हो क्या हो, इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, i आयोटा है। ठीक है, i की वैल्यू होती है -1, तो a और b आर रियल नंबर्स। ठीक है, b इमेजिनरी पार्ट होगा, याद रखिएगा। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, b एक्चुअली नहीं है, आई भी इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि ये देखो, a जो है प्लस आई बी, a रियल पार्ट होता है और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एंड ए बी आर रियल नंबर्स। ए बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और i की वैल्यू पता ही है -1 होता है, ये भी लिख दे। i की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, ये याद रखिएगा। और आपको पढ़ाया i की वैल्यू -1, आई स्क्वायर कितना लिख देते हैं, -1 रूट में, आई क्यूब कितना लिख देते हैं, -i, i का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक चीज और लिखेंगे कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो z से या c से दिखाते हैं। तो लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c बराबर a प्लस आई बी, और बुक में लिखा मिलेगा z बराबर a प्लस आई बी। कैपिटल C होता है a प्लस आई बी, या फिर z बराबर मिलता है a प्लस आई बी लिखा हुआ। ठीक है, जहां पे a b क्या है, रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल a एंड b क्या है, रियल नंबर्स हैं। b केवल रियल नंबर है, यहां रियल नंबर होता है। ये पूरा आई बी इमेजिनरी होगा। ठीक है, हाँ, डिनोटेड। आई बी जो है ये इमेजिनरी है, बी लेकिन रियल होता है। बी में 1 2 3 वैल्यू रखेंगे। एग्जाम्पल देखो ना, समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 + 2i, तो ध्यान देना, तो ये 3a है और यही b है, तो ये दोनों क्या है, रियल नंबर ही है ना। हाँ, लेकिन अगर केवल 2i बोले, 2i, तो 2i पूरा मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि i जुड़ा हुआ है ना। तो अगर मैं लिखूं z बराबर a प्लस आई बी, तो समझ लेना ये रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z है, या इसी को ऐसे लिखते हैं REZ, और ये पूरा यहां से यहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इसको लिखते हैं IMZ। ठीक है, या IMG भी लिखते हैं। अगला टॉपिक है प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर। देखते हैं क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर।
प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर क्या होता है? क्या? अच्छा बता दे रहे हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद ना, क्योंकि अलग टॉपिक है थोड़ा। ठीक है बता दे रहे हैं, ये लिख लो। तो लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be purely real. A complex number z is said to be a complex number z is said to be फर्स्ट में प्योरली रियल व्हेन, प्योरली रियल तब बोलेंगे जब इसका इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, वो जीरो हो जाए। ठीक है, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा, इसको प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे? इमेजिनरी व्हेन रियल पार्ट ऑफ जो जेड होगा ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2i, ये हो गया। क्यों? क्योंकि आप इसको 0 + 2i लिख सकते हो, तो 2i केवल दिख रहा है ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसका एग्जाम्पल करेंगे तो ये 3, 4, 8 etc। कैसे? तो 3 को लिख सकते हैं 3 + 0i, तो ये 0 हो गया ना, इसी वजह से। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। अगला लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? ठीक है, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि अगला एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए। तो लिखिएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज z बार लिखते हैं, इसको कंजुगेट बोलते हैं, a - ib। यानी एक्चुअल में आपका रियल नंबर क्या था? a + ib था ना, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? a - ib हो जाएगा। हाँ, z बार लिखा हुआ। हाँ हाँ, कंजुगेट का इस नहीं, कंजुगेट का मतलब ही हो गया साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कंजुगेट ऑफ 3 + 2i कितना हो जाएगा? 3 - 2i हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस लिख लें। फाइंड द कंजुगेट ऑफ, इधर में लिख दे रहे हैं, फाइंड द कंजुगेट ऑफ बस साइन चेंज कर देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। लिखोगे फाइंड द कंजुगेट ऑफ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, फर्स्ट में 3 - 2i, 3 + 2i, थर्ड में 6 और 4 में 2i। इसी के कंजुगेट निकालने हैं आपको। क्या चीज? तुम पहला क्लास छोड़ दिए, फिर अब किसी एक दिन फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके बताना होगा। अच्छा, यहां से समझो तब तक। कंजुगेट कैसे निकालते हैं? तो साइन चेंज करेंगे। ठीक है,
देखो कैसे निकालेंगे अब, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चल ही नहीं था। तो पहले था फर्स्ट में था 3 माइनस 2i, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे 3 प्लस 2i, साइन चेंज कर देना बीच वाला। सेकेंड है 3 प्लस 2i, इसका कंजुगेट जो होगा साइन चेंज कर देंगे तो 3 माइनस 2i, ठीक है। थर्ड 6 का कंजुगेट क्या होगा, तो 6 को हम पहले लिख कैसे सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 0i, और 0i का कोई वैल्यू है नहीं तो 6 का 6 ही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में देखो 2i है, तो 2i को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यहाँ लिख सकते हैं ना 0 प्लस 2i, तो यहाँ 0 माइनस क्या कर देंगे 2i, तो यानी 0 में से 2i घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2i, तो ये कंजुगेट हो गया। इसको लिखो तब तक सिर्फ लिंक करें। हो गया। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक यहीं लिख दे रहे हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, बता रहे हैं। हाँ जी, तो लिखिए मॉडुलस जेड, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से, ऐसे, इसी को बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब क्या हो जाता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जैसे अभी लिखते आ रहे हैं सबको। तो अगर इधर जे ही मॉड लगाएंगे जेड में, तो रूट ओवर हो जाता है ए स्क्वायर का प्लस ये बी स्क्वायर का, ठीक है, आई नहीं रहता, इसी को मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो अब किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ठीक है, जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन में मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जल्दी, रीज़न क्या है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछेगा जिसमें कंजुगेट और मॉडुलस दोनों शामिल होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट शामिल है, कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइंड द मॉडुलस ऑफ
फाइंड द मॉडुलस ऑफ, मान लो फर्स्ट लिखा मैंने 2 + 3i, सेकंड लिखा 3 + 2i, थर्ड लिखा 6, फोर्थ लिखा 2i, फिफ्थ लिखा -1 - 2i। इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है, इन सब का। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे ना, तो इसको लिखेंगे z का मॉडुलस बराबर √a² + b² का फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें यही मॉडुलस में फॉर्मूला लगाना है, इसी फॉर्मूले पे मॉडुलस निकलेगा। तो फर्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है, 2 + 3i है, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 + 9 यानी √13 आएगा। सेकेंड निकालते हैं, 3 + 2i है ना, तो रूट ओवर लिखेंगे 3a² + 2 का स्क्वायर, 9 + 4 रूट में 13 आएगा, ये भी रूट में। थर्ड है आपका 6 ना, तो 6 को 6 + 0i लिख सकते हैं, तो रूट ओवर लिख देंगे 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, जो b रहता है, तो ये 36 आएगा यानी 6 आएगा। फोर्थ में लिखेंगे 2i है ना, तो 2i को हम लिख सकते हैं ना 0 + 2i, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 0 + 4, तो यानी 4 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। 6 फिफ्थ में लिखेंगे -1 - 2i है फिफ्थ में, तो लिखेंगे रूट ओवर -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4 यानी कि रूट में 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मॉडुलस निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो जो कंपोनेंट होता है a और b, इसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और शायद इसके बाद अब एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज बन पाएगा। 1 मिनट चेक करने दीजिए। अगला लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम जेड इनवर्स ऐसे लिखते हैं, याद रखना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजुगेट के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस के, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, कंजुगेट अभी तो बताया इससे पहले कि साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, हाँ, उन्हीं को कंजुगेट बोल रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड कंजुगेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ जेड के, ठीक है। मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना अभी तक पढ़ा वहाँ के बजाय यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, मान लो आपसे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं ना, √5 + 3i, √5 + 3i, √5 + 3i, √5 + 3i, फर्स्ट हो गया। सेकंड ले लेते हैं, मान लो 4 + 3i, और थर्ड लेते हैं, चलो ये दो ही बनाओ ना, ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले कंजुगेट और फिर मॉडुलस निकालिए। तो पहले कंजुगेट निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कंजुगेट में साइन चेंज कर देते हैं,
तो लिखेंगे √5 - 3i, ये कंजुगेट हो गया। अब हम निकालेंगे इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √/a², यानी √5 का स्क्वायर प्लस b², डेट मीन्स -3 का स्क्वायर, सॉरी 3 है ना, 3 का स्क्वायर। तो ये रूट में कितना आ जाएगा, 5 + 9 √14 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, √14 आ रहा है। अब ये कटाने में थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ आ रहा है। तो बस z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखते हैं, z इन्वर्स, तो ये कंजुगेट ऑफ z मॉडुलस z का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना है। तो z इन्वर्स हो गया आपका, कंजुगेट ऑफ z कितना आ रहा है, √5 - 3i आ रहा है, अपॉन z² लिखना है, यानी √14 का स्क्वायर लिखना आपको। तो √5 - 3i अपॉन 14 हो जाएगा, यही आंसर कर दीजिए। या फिर कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, √5/14 - 3i अपॉन 14, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, सेकंड का आंसर निकाल रहे हैं, किसका, फॉर्मूला में स्क्वायर होता है मॉडुलस का, तो इसीलिए स्क्वायर कर देंगे √14 का, तो 14 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी इसी तरह है। सबसे पहले आप निकाल लो z कंजुगेट, तो 4 - 3i मिल गया। मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो √4² प्लस 3² 16 + 9 25 आएगा, यानी कि 5 आएगा। अब z इन्वर्स निकालेंगे तो z कंजुगेट बाई में मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ से z इन्वर्स निकालेंगे तो z का मॉडुलस 4 - 3i हो गया, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 4 - 3i अपॉन 25। तो आंसर हो सकता है बुक में कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बोल रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, क्या नहीं आ रहा है आंसर, गलत क्यों, देखो ऐसे बनेगा, ये कंजुगेट निकालेंगे तो 4 - 3i होगा, मॉडुलस z निकालोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 6 15 25 5, सही तो आ रहा है। 4 - 3i अपॉन 5 आएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो यही आंसर लिख दो, या फिर यहाँ पे ऐसे बना लो। ठीक है, अगला लिखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसको लिखेंगे a1 प्लस ib1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ये है a2 प्लस ib2। तो ये दोनों तभी इक्वल कहलाएंगे, z1 इक्वल कहलाएगा z2 का। इसका मतलब हुआ कि a1 इक्वल है a2 के, एंड b1 किसके इक्वल है, b2 के, तभी ये इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ, इसको इधर लिख रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि इफ 2i प्लस 3x माइनस yi बराबर 5 - 2i है, फाइंड x एंड y। x एंड y, तो
हमें क्या करना, मैंने बताया कि अगर ये इसके इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि जो रियल पार्ट है ये, वो रियल पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, और जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। ए पार्ट ए के इक्वल, बी पार्ट ये पूरा है इसके इक्वल -2 के, और आई कट जाता है वो। तो यहां से 3x माइनस वाई का वैल्यू 5/2 रखेंगे बराबर -2। यहां से 3x लिखेंगे -2 प्लस 5/2। ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, 2 2 जा -4 प्लस 5। ठीक है, तो ये 3x बराबर मिल गया 1/2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/6, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो x 1/6 और y कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, तब हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। अगला लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन देखेंगे। एडिशन, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, A1 प्लस I B1 है, और एक है Z2, A2 प्लस I B2 है। अगर मुझे Z1 प्लस Z2 लिखना है तो मुझे रियल पार्ट को रियल से जोड़ना होगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से जोड़ना होगा। ठीक है, यानी ये रियल पार्ट रियल से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से जुड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मुझे बोले ऐड करो 3 + 2i एंड -4 - 6i को। कैसे करेंगे, तो मैंने बोला रियल पार्ट रियल को जोड़ेंगे, तो 3 प्लस यहां लिख देंगे -4। ठीक है, प्लस में i 2i प्लस -6i। तो ये हो गया 3 और -4 -1 प्लस i, ये 2i - 6i। तो ये आ जाएगा -1 प्लस i -4i। इसी को लिखेंगे -1 माइनस, ये i अंदर कैसे ले लिया मैंने, i तो बाहर रहता है। ठीक है, तो यही 4i हो गया, ये आपका आंसर हुआ। तो ऐसे नॉर्मल तरीके से जोड़ना है, A1 को A1 के साथ, B1 को B2 के साथ। ठीक है, A1 A2 B1 B2। तो ये 4 और 3 को जोड़ेंगे ना तो माइनस है, तो ये -1 आएगा। 2 और 6 को जोड़ना है तो 2 और ये -6 है, याद रखना। तो 2 - 6 है तो -4 आएगा, और i बाहर में कॉमन आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था। बस याद रखना कि जो ये दोनों है इनको सॉल्व कर दो, i बाहर में रहेगा। इन दोनों को अलग से सॉल्व करना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला प्रॉपर्टीज है, यहां पे अगला है प्रॉपर्टीज। तो पहला जो है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव या क्लोजर लॉ। पढ़ लो क्लोजर लॉ। 8 के मैथ्स में ये प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो नंबर भी कॉम्प्लेक्स आएगा, वही प्रॉपर्टी है। सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट भी क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। यही है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी।
छोटा छोटा लिखेंगे। अगला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये रटना नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर Z1 और Z2 को जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है वही आंसर आता है Z2 और Z1 को जोड़ने पे, यानी 2 + 3 3 + 2 जैसे आता है ना 5, वैसे ये भी, ठीक है। मान लो इन दोनों को अगर ऐसे जोड़े, पहले इसको इसको फिर इसको इसको, तो जो आंसर आया, या इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, तब भी जोड़ो तब भी आंसर सेम आता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये प्रॉपर्टी है कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और तीनों को आपस में जोड़ें, ठीक है, बारी बारी से, तो पहले Z1 Z2 को जोड़ा फिर Z3 को, उसी प्रकार अगर पहले हम Z1 और Z2 को ना जोड़ के Z2 और Z3 को जोड़ दें और लास्ट में Z1 को, तब भी सेम आंसर आता है। यानी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे भी जोड़ो आंसर सेम आता है। उसके बाद है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी यानी कि हम दो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जोड़े कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, 0, तो उसी को बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + I0 डिनोटेड बाय 0। चूंकि इसमें दोनों पार्ट 0 होता है, इज कॉल्ड द एडेटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड द एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर such that for every complex number Z, for every complex number Z, Z + 0 जो होगा वो Z होगा। यही है एडेटिव आइडेंटिटी। यानी कि ये 0 ऐड करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में तो मुझे फिर से वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स लिखेंगे Z + IB, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z + IB वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर Z = A + IB, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से दिखाते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर -Z, वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर -Z, ठीक है, इक्वल्स टू -A + I × -B। यानी अगर आप देखोगे Z को नेगेटिव बनाएंगे तो यहां भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, इज कॉल्ड द एडेटिव इनवर्स, इज कॉल्ड द
एडेटिव इनवर्स, इसको एडेटिव इनवर्स बोलेंगे या नेगेटिव ऑफ जेड बोलेंगे, और नेगेटिव ऑफ जेड बोलते हैं इसको। ये चीज़ लिख लो, इसको एडेटिव इनवर्स बोलते हैं या नेगेटिव ऑफ जेड बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई माइनस जेड, ये भी लिख लेना। इट इज़ डिनोटेड बाई माइनस जेड, माइनस जेड से डिनोट करते हैं। और नाउ ये चीज़ लिख लेना कि जेड प्लस माइनस जेड क्या देता है, ज़ीरो। ठीक है, इसी को एडेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, या इतना ही लिख लो। z प्लस माइनस जेड आपको भी पता है क्या देता है, ज़ीरो। अगला पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो थोड़ा लेंदी चलेगा अभी चैप्टर्स। तो ये समझ आ गया ना डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा z2, आसान है एडिशन की तरह। तो z1 माइनस z2 क्या कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। लिखना कैसे, यही चीज़ ध्यान रखना। हालांकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख देना, ऐसे। हालांकि मैंने तो माइनस किया हुआ है यहाँ माइनस साइन लेकर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। a1 में से a2 घटा देंगे, b1 में से b2, यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट घटाएंगे, इमेजिनरी से इमेजिनरी घटाएंगे। तो रियल पार्ट में रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी घटा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया मैंने। 3 + 4i है और यहाँ 2 + 3i है। घटाना है तो पहले यहाँ प्लस लिख दो, अंदर में माइनस लिख दो ऐसे। तो 3 + 4i हो जाएगा -2i और -3i। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर लो। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 4i में से 3i गया, कितना बचेगा, i कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 4 और यहाँ -3 बच गया, तो 4 - 3 1i। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसान है। अब इसमें चूंकि वो सब प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, कौन कौन सा, जैसे बोलेगा कि पहला प्रॉपर्टी क्या था एडिशन में, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब था ना। तो पहला है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में हम यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं लागू कर सकते, रीज़न बता रहे क्यों। देखो, मान लो अगर हम क्लोजर लॉ लागू करेंगे और हम पढ़ेंगे कि उसमें था z1 + z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और मान लो अगर हम z1 - z2 लिख दे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये गलत होगा ना लिखना, है कि नहीं। क्योंकि मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए, जैसे मान लो i ले लिए और एक ले लिए +i, ठीक है। एक था नेगेटिव i और एक था पॉजिटिव i। तो नेगेटिव i में से पॉजिटिव i अगर घटा दिए ऐसे मान लो, या पॉजिटिव i में से नेगेटिव i माइनस कर दिए, तो ये तो कट के 0 आ जाएगा और जीरो रियल नंबर हो जाता है। तो ये लॉ इसमें फॉलो नहीं होता। दूसरा लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर z1 - z2, तो z2 - z1 होना चाहिए, ये लॉ बोलता है कॉम्यूटेटिव। तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मान लो z1 में से z2 घटाएं, मान लो कोई भी नंबर मानो ना, 2 + 3i, और इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 3 + 2i मानकर चलो यही है। तो ये 2 में से 3 गया -1, और ये ऐड हो जाएगा ना, या माइनस यहाँ लिख रहे हैं ना, सॉरी, तो यहाँ लिख रहे हैं, तो ये -2i आएगा और ये 3i है, तो i आ जाएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा घटाएंगे z2 में से z1 को, तो क्या यही आंसर आएगा, नहीं आएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -i आ जाएगा। ये दोनों में फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए ये लॉ भी इसमें फॉलो नहीं होता। समझ आ गया। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना ही इसमें क्लोजर लॉ फॉलो होगा, ना ही कॉम्यूटेटिव, ना ही एसोसिएटिव, और ना ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, और ना ही लास्ट वाला क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी, एडेटिव इनवर्स। ये सब लागू नहीं होंगे। तो इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होगा, ये सब लागू नहीं होता। समझ आ गया। तो इसीलिए अगला टॉपिक हमने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो मान लो एक z1 है, तो ये है a1 + ib1, और उसी तरह z2 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा a2 + ib2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो z1 × z2 लिखेंगे। अब z1 × z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, फर्स्ट ये दोनों को a1 a2 को, फिर -b1 b2 लिखते हैं। यही चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे, a1 a2 - b1 b2,
और फिर आई वाला कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर आई वाला कॉमन ले लेंगे, फिर हमें लिखना होगा A1 और इसका ये B2, फिर माइनस इसका A2 और फिर B1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ कर सकते हैं, एकदम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के। हालांकि इसका प्रूफ नहीं आता, पूछा नहीं जाता, आपको बस ये सीखना है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ नंबर ले लो, 3 प्लस, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमने ले लिया 3 + 2i और एक नंबर ले लिया हमने, मानकर चलो डॉट 2 + 4i ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे देखना मल्टीप्लाई। तो हमने क्या बोला, A1 A2 लेना है, यानी कि 3 × 2, ठीक है, यही ना है A1, ये है A1, ये है A2, ये है B1 2 और ये क्या है B2। तो A1 A2 यानी कि 3 × 2 लिखेंगे, माइनस B1 B2 यानी 2 × 4 लिखेंगे, प्लस I लिखना है, फिर A1 B2 लिखना है, यानी A1 B2 ये वाला 3 × 4 माइनस फिर B1 A2 यानी 2 × 2। अब ये जो सॉल्व होगा यही मेरा आंसर आएगा। 3 × 2 = 6 माइनस 4 × 2 = 8 प्लस I हो गया 4 × 3 = 12 माइनस 2 × 2 = 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, -2 प्लस ये 8i। तो यही मेरा मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 3 + 5i, 3 प्लस, अच्छा कहीं कहीं I5 भी लिखा रहेगा या 5i, इससे कंफ्यूज्ड मत होना, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो 3 + I5 2 + I6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे A1 A2 यानी 3 × 2 माइनस 5 × 6 प्लस I, फिर हम लिखेंगे ये वाला 3 और 6 को मल्टीप्लाई, माइनस 5 और 2 को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 - 30 प्लस यहाँ पे आई 18 - 10, तो ये आ रहा है -24 प्लस 8i। चेक किया जाए आंसर, -24 प्लस 28i आ रहा है जी। 28i क्यों आ रहा है, कहीं गलती किया क्या? अच्छा यहाँ पे प्लस लिखना था ना, तो 16 हो जाएगा, ये आ रहा है 828, ठीक। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसमें फिर से वही सब प्रॉपर्टीज जो एडिशन में पढ़ा था। तो प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ जैसे उसमें था Z1 + Z2 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे Z1 × Z2 जो होता है ये भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है, क्लोजर लॉ। अगला है कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में ये बोला गया कि अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है जितना Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा। तीसरा क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ये पढ़ा था कि वहाँ तीनों को ऐड कर रहे थे, चूंकि सब्ट्रैक्शन में तो था नहीं, तो वहाँ पे था तीनों को ऐड करने पे वही आ रहा था। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे Z1 Z2, ठीक है, और Z3 को बाहर। अगर हम Z1 को बाहर कर दें और उसी तरह Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। और चौथे के लिए स्पेस चाहिए जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इतना जल्दी से लिखिए थोड़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखेंगे देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो 1 + 0i, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? 0i, डिनोटेड एज 1, इसको 1 ही मानते हैं, डिनोटेड एज 1। ये बस एक डिफिनेशन है, लिख लीजिए, आता तो है नहीं, समझा देंगे क्या होता है। इसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। सच डैट यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, इसी वजह से 1 को बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यही लास्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो याद करो, मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आना चाहिए? 1, वही वाला है। तो लिखेंगे फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a + ib, फॉर हर एक नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a + ib के लिए, या इसी को a + bi भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए और ना ही b 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स ही क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 ना हो, वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? तो a/मॉडुलस यानी a² + b² लिखते थे, प्लस उसी तरह से i यहाँ ले लेते हैं, -b/ में a² + b², ठीक है। इसी को लिखते हैं ऐसे, और इसी को ऐसे लिखेंगे डिनोटेड बाई 1/z, या z इनवर्स ऐसे लिखते थे एडिशन में, है ना। कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z such that z इंटू 1/z का वैल्यू कितना लाते थे? 1। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। एक और बचा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको पढ़ाते हैं, और फिर डिवीज़न, और उसके बाद आइडेंटिटी, और फिर 5.1 बना सकते पूरा, ठीक है। तो हो गया। अगला लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा है फर्स्ट कि अगर z1 लिया आपने और z2 + z3 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 पहले लिख लीजिए, सॉरी ऐसे, हाँ, z1 + z2 लिख लीजिए और z3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं आता। या दूसरा, अगर आपने ऐसे भी लिखा हुआ है, z1 z2 को लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और z3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इनको आपस में भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी लिखना समझना होगा। एक तो ये समझ गए, दूसरा ये भी हो सकता है
रुको तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, अच्छा ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 हो रहा है, और ऐसे करे तो Z1 Z3 होगा प्लस Z2 Z3 होगा। बात एक ही है, दोनों चीज़ें सेम ही है ना। थोड़ा सा बदल दिया इसको तब भी सेम ही आ रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लास्ट है डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये एडिशन ख़त्म, सब्ट्रैक्शन ख़त्म, मल्टीप्लिकेशन ख़त्म, अगला है डिवीज़न। हाँ क्या चीज़, अगला लिखो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलो लिखो। अगर Z1 और Z2 दो हैं और मुझे डिवाइड करना है तो इसको हम ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो यही है मेरा डिवीज़न। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल पहले लिख लो यहाँ तक, ठीक, अच्छा लिख लिया। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मान लो अगर मैंने लिखा Z1 है मेरे पास 3 + 2i और मेरे पास Z2 है 2 + 4i, तो Z1 बाई Z2 कैसे लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है 1 बाई में 2 + 4i लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिख दिया 3 + 2i अपॉन 2 + 4i, ये तो लिख दिया। ये मेरा आंसर हो सकता है एकदम, बट क्या फाइनल आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि a + ib के फॉर्म में नहीं लिखे हैं ना, इस वजह से। तो फिर a + ib के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हटाते हैं। हाँ कहाँ लिखा है, पूरा पूरा a + ib दिखना चाहिए ना, सिंगल फॉर्म, सिंगल फॉर्म। ये तो ऊपर अलग है नीचे अलग फॉर्म है ना, सिंगल। तो इसके लिए हम रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लो, ठीक है। तो ये देखो 3, ये मल्टीप्लाई आपको आएगा अभी काम, फिर से मल्टीप्लाई में अब आ जाओ। अब जो मल्टीप्लाई सीखा था फिर से वही यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो a + b a - b है, तो नीचे तो आपको पता है फॉर्मूला a² माइनस कितना होता है, b² होता है। अब यहाँ पे देखना इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 2 ज़ा कितना होगा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, फिर प्लस i कॉमन ले लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन ये वाला 4 माइनस 4i का होल स्क्वायर 16i²। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये -2 आया, ये 12 4 16i आ गया 16i अपॉन 4 माइनस 16i² मतलब -1, तो ये -2 + 16i आया अपॉन में ये कितना आ जाएगा, देखो तो 16 प्लस में और +4 कितना हो गया 20 हो जाएगा ना, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 2 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा -1 + 8i और नीचे में 20 है तो 2 से कटे 10, तो फाइनली आंसर आएगा -1 + 8i अपॉन 10। इसी को -1/10 लिखना है प्लस 8/10i लिखना है, फिर 2 से 4 कटे 2 से 5 -1/10, ठीक है, प्लस 4/5i, ये आंसर होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ तो इतना मेहनत लगेगा इसके सॉल्यूशन निकालने में। इसको लिखो, फिर कुछ आइडेंटिटीज हमें पढ़ने हैं वो बता दे रहे हैं। आइडेंटिटी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
आइडेंटिटी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत सारे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये अलजेब्रा वाले ही आइडेंटिटी हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने को पहले से पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा है एक और याद रखना ये वाली फार्मूला, या इसको रहने दो, यूज़ नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाता है, आता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर लिखते हैं a माइनस बी। और भी बहुत सारे हैं, है ना, बट हमें इतने का ही यूज़ है, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे। क्यों? कहाँ पे? 5:30। ठीक। अगला लिखो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, z1 और z2, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, z1 और z2। तो पहला लिखो, कुछ नोट्स करके हम पॉइंट्स बस लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो पहला है कि z का जो कंजुगेट होता है, सॉरी कंजुगेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे इसको, क्या बोल रहे थे, हाँ कंजुगेट ही ना। z का जो कंजुगेट होता है, इसका कंजुगेट कितना होता है, z होता है, जैसे सेट में पढ़ा था, ए के इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। दूसरा रहता है z इंटू जेड कंजुगेट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, काम आएंगी। प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है z प्लस z का कंजुगेट जो होता है वो 2 रियल नंबर ऑफ z आता है। ठीक है, याद रखना रियल पार्ट ऑफ z आता है। उसी तरीके से थर्ड लिखोगे, नेक्स्ट फोर्थ लिखोगे इसी तरीके से, z माइनस जेड का कंजुगेट जो होगा, ठीक है, ये 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ, तो z बराबर z का जो कंजुगेट होगा, ये z कंजुगेट पढ़ाया ना आपको, हाँ ठीक है, तो z इज प्योरली रियल। उसी तरीके से 6 में लिखेंगे, z प्लस z का कंजुगेट 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि z इज प्योरली इमेजिनरी। उसी प्रकार से 7th में आ जाओ, z1 प्लस z2, तो यहाँ पे लिखेंगे z1 अलग और z2 अलग है। ठीक है, उसी तरीके से 8 में आ जाओ, तो z1 माइनस z2 है, तो इसको लिखेंगे z1 माइनस z2। उसी तरीके से यहाँ पे है z1 z2, तो यहाँ पे z1 इंटू लिखेंगे z2। और 10th है z1 बाई z2 लिखना है, इसका कंजुगेट करेंगे तो z1 कंजुगेट बाई z2 कंजुगेट, और याद रखना z2 0 नहीं होना चाहिए वरना ये नॉट डिफाइन होगा। तो कंजुगेट में कुछ टर्म्स थे जिनका हेल्प लेकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं।
ठीक है, बस इतने ही इंफॉर्मेशन से हम चाहे एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो या आरडी शर्मा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और एनसीईआरटी का 5.1 इससे बन जाएगा।